हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द जेन्युइन ज्योग्राफी क्लासेस। आज हम हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर जो है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका थर्ड पार्ट के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। आज की हमारी हेडिंग है द एरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। सबसे पहले हम जानेंगे कि एरिस्टोक्रेसी क्या थी, कौन थे ये लोग, इनका सोसाइटी पर इम्पैक्ट क्या था। तो बेसिकली एरिस्टोक्रेट्स वो थे जो रूलिंग पार्टी थी या जो रूलिंग में थे, किंग्स थे, उनके ऑफिसर्स थे, ये सारे लोग एरिस्टोक्रेट्स में आते थे। दीज आर कॉल्ड द एलीट क्लासेस। ये एलीट क्लासेस थी, इनका पूरी डायनेस्टीज थी इनकी, एंड दीज डायनेस्टीज आर हैविंग कंप्लीट कंट्रोल ओवर द डिफरेंट कंट्रीज ऑफ द यूरोप। नाउ these aristocrats are ruling over the lower section of the society which are basically peasantry और peasants, जो अधिकतर किसान लोग होते थे। वहाँ का लोअर मिडिल क्लास के गरीब लोग, लैंडलेस पीजेंट, स्मॉल बिजनेसमैन, ये सभी लोग इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी में आते थे। तो अगर हम ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोसाइटी देखें इकोनॉमिक बेस पर, तो दो ही थे। सबसे ऊपर थे वो लोग जो रूल कर रहे थे, और सबसे नीचे वो लोग थे जिनके ऊपर रूल किया जा रहा था। अभी तक यही सिनेरियो चलता आ रहा था कई सालों से। हुआ क्या, जो मेजर चेंज आया सोसाइटी में वो आया था इंडस्ट्रियलाइजेशन से। द इंडस्ट्रियलाइजेशन विच बिगन इन द इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तो जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, इस इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट पहले सबसे पहले इंग्लैंड में पड़ा, उसके बाद इट ऑल्सो इफेक्टेड ऑल द कंट्रीज ऑफ यूरोप, और दुनिया के सभी देशों में इंडस्ट्रियलाइजेशन का इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। उस इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट से लोगों को वर्क मिलने लगा और एक नई क्लास डेवलप हुई विच इज द न्यू सोशल ग्रुप, और whom we can call the new working class। ये नई वर्किंग क्लास थी जो एज अ प्रोफेशनल काम करते थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, जो बिजनेसमैन थे। ये अब प्रोफेशनल में जैसे लॉयर्स थे, स्कॉलर्स थे, प्रोफेसर्स थे, इस तरीके के लोग प्रोफेशनल्स थे। अब हुआ क्या कि जब ये इंडस्ट्रियलाइजेशन के इफेक्ट के कारण ये प्रोफेशनल क्लास या न्यू वर्किंग क्लास इमर्ज हुई सोसाइटी में, तो ये जो न्यू वर्किंग क्लास थी ये थोड़ी सी इंटेलेक्चुअल क्लास थी, इनके पास थोड़ा सा पैसा भी था। तो इनको ये टेंशन नहीं थी कि आज हमने खाना खा लिया है तो हम कल को क्या खाएंगे, या हमारे ऊपर टैक्सेस गवर्नमेंट कितने लगा रही है, एरिस्टोक्रेट्स के वर्किंग से हम कितना इफेक्टेड हो रहे हैं। तो इसके बाद इन्होंने सोसाइटी के बारे में सोचना शुरू किया कि एग्जैक्टली सोसाइटी जा कहाँ पर रही है, क्योंकि एरिस्टोक्रेट्स जो थे वो रूल कर रहे थे और न्यू मिडिल क्लास के ऊपर रूल किया जा रहा था। तो न्यू मिडिल क्लास के साथ जितनी भी चीज़ें गलत हो रही थी उनके बारे में बोलने वाला कोई नहीं था। इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को इस नई वर्किंग क्लास, या जिसको हम न्यू मिडिल क्लास भी कहते हैं, उसने इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली कि हम सोसाइटी में एक रिवोल्यूशन लाएंगे, हम सोसाइटी में एक चेंज लाएंगे जिससे एरिस्टोक्रेट्स का जो डेस्पोटिक रूल था उस डेस्पोटिक रूल को हम ख़त्म कर देंगे। इट विल कम टू एन एंड। इसके लिए लिबरल क्लास, या एक टर्म दिया लिबरल क्लास में, लिबरल नेशनलिज्म। इन्होंने एक नेशनलिज्म की फीलिंग, एक नेशनलिज्म की लहर को आगे बढ़ाया। अब सबसे पहले लिबरल टर्म को हम के बारे में बात करेंगे। तो लिबरल टर्म इट कम्स फ्रॉम द लिबरलिज्म विच डिराइव्स फ्रॉम द लैटिन रूट वर्ड दैट इज द लिबर, एंड द वर्ड लिबर मीन्स द फ्रीडम। तो फ्रीडम वर्ड से ही ये लिबरलिज्म या न्यू मिडिल क्लास रिलेट करती थी। तो इनका मुख्य उद्देश्य जो था वो पूरी सोसाइटी में एक आज़ादी का माहौल, एक फियर फ्री एटमॉस्फेयर को क्रिएट करना था न्यू मिडिल क्लास का। इसके लिए दैट लिबरलिज्म एम्फेसिस्ड ऑन द इंडिविजुअल फ्रीडम एंड इक्वलिटी बिफोर द लॉ। इसके लिए इन्होंने किन चीज़ों पर फोकस किया कि इंडिविजुअल को फ्रीडम मिले, सभी व्यक्तियों को फ्रीडम मिले, और इक्वलिटी बिफोर द लॉ हो। जो सोसाइटी में डिफरेंट क्लासेस को अलग अलग प्रिविलेजेस मिले थे फर्स्ट और सेकंड स्टेट को, दैट प्रिविलेजेस शुड कम टू एन एंड। और सेकंड और फर्स्ट सोसाइटी के प्रिविलेजेस को का एंड हो, और थर्ड सोसाइटी को उनके बराबर कहीं ना कहीं सोसाइटी में लाया जाए।
तो लिबरलिज्म या ये जो लिबरल्स थे, इन्होंने सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल एस्पेक्ट में अलग अलग चेंजेस किए थे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्हाट आर द मेजर सोशल चेंजेस which were began by these liberalism or liberals. So first of all, they tend to erode the aristocracy या ऑटोक्रेसी। तो ऑटोक्रेसी को खत्म करना, ऑटोक्रेसी का एंड करना इनका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था। देन इट इज कॉल्ड द एंड ऑफ क्लरिकल प्रिविलेजेस, विच ऑल द प्रिविलेजेस विच वर गिवन देम बाय बर्थ, उन सभी प्रिविलेजेस को खत्म करना। नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करना जिससे कि सभी व्यक्तियों को उनके जो पावर्स हैं, जो आम आदमी है उनको उनके राइट्स मिले, तो एक इक्वल ट्रीटमेंट इन द सोसाइटी हो। एंड लास्ट इज इनवायलेबिलिटी ऑफ द प्राइवेट प्रॉपर्टी। अभी तक क्या था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ पर्टिकुलर लोगों के हैंड में ही रहती थी। इस चीज़ को ख़त्म करना और प्राइवेट प्रॉपर्टी के कॉन्सेप्ट को ख़त्म करना, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी वो सभी की होगी, और यही सोशलिज्म या सोशल लिबरल्स का ये ऑब्जेक्टिव था। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि पॉलिटिकल एस्पेक्ट में इनके क्या क्या चेंजेस आए थे या क्या चेंजेस ये लाना चाहते थे। सबसे पहला जो चेंज था दैट वाज ऑल क्लासेस इक्वल और ऑल क्लासेस ट्रीटेड इक्वल बिफोर द लॉ। सभी क्लासेस, चाहे वो फर्स्ट हो, सेकेंड हो, थर्ड स्टेट हो, सभी कानून के समक्ष बराबर मानी जाएंगी, यानी सभी के लिए जो कानून होंगे वो एक बराबर होंगे। The second one is right to vote. Right to vote granted to men who owns property. यहाँ पर एक डिवीजन ऑफ द सोसाइटी हमें देखने को मिलता है, मीन्स एक्टिव सिटीजन्स और पैसिव सिटीजन का एक डिवीजन हम देख सकते हैं। एक्टिव सिटीजन्स वो थे विच आर अबव द एज ऑफ 21 ईयर्स, वो लोग जो 21 ईयर की एज से ज़्यादा के हों, प्लस वो कम से कम उस टाइम के जो वर्कर्स थे उनकी 3 दिन की सैलरी के बराबर टैक्सेस स्टेट को देते हो, वो सभी लोग एक्टिव सिटीजन्स थे। उसके अलावा जो 21 एज से अबव थे, टैक्सेस नहीं देते थे, जितनी भी महिलाएं थीं, जितने भी बच्चे थे, ये सभी आपके पैसिव सिटीजन्स में काउंट किए जाते थे। एक बड़ा ड्रॉबैक था इस लिबरलिज्म का, दैट दे आर नॉट इन द फेवर ऑफ राइट टू वोट ऑफ वुमेन्स। वो महिलाओं के वोट के अधिकार में या उस अधिकार के फेवर में नहीं थे। अब इकोनॉमिक सेक्टर में या इकोनॉमिक फील्ड में क्या क्या ये चेंजेस चाहते थे, क्या क्या मेजर चेंजेस हुए थे। तो फर्स्ट वाज द फ्रीडम ऑफ मार्केट फ्रॉम द रिस्ट्रिक्शंस। जो इन समय की इकोनॉमी थी, जो मार्केट था, उसमें बहुत सारे पहले रिस्ट्रिक्शंस लगे थे, टैक्सेस का, करेंसीज का, इन सारी चीज़ों के रिस्ट्रिक्शन, वेट और मेजर्स के रिस्ट्रिक्शंस थे। इन सभी चीज़ों से इनको फ्री कराना, बिकॉज लिबरलिज्म और लिबर वर्ल्ड ही फ्रीडम को डिपेक्ट करता है। नेक्स्ट इज रिमूवल ऑफ स्टेट इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस ऑन मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल्स। तो जितने भी स्टेट के द्वारा रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर देना है, चाहे वो रिस्ट्रिक्शन किसी गुड्स यानी मटेरियल पे लगाए गए हों या पूंजी पे लगाए गए हों। नेक्स्ट इज कस्टम यूनियंस वर फॉर्म्ड एट द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड ज्वाइंट बाय द 39 जर्मन स्टेट। जो कस्टम यूनियंस थी, इन कस्टम यूनियन को बनाया गया। अब कस्टम यूनियन बनाने का मोटिव क्या था? अभी तक क्या था कि डिफरेंट अलग अलग जगहों पर अलग अलग टैक्सेस इनसे लगते थे, तो उन टैक्सेस को हटाने के लिए एक मदर ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, एक मदर यूनियन बनाएगी, जिसमें कि किसी भी व्यापारी को सिर्फ एक बार ही टैक्स देना पड़ता था, एंड आफ्टर दैट दे आर फ्री टू मूव एनी पार्ट ऑफ द कंट्री अलॉन्ग विद देयर गुड्स एंड मटेरियल्स। सो इन कस्टम यूनियन को हमने नाम दिया था, या उस समय पर नाम दिया गया था ज़ुल्वरीन। ज़ुल्वरीन क्या था? इट इज़ अ क्रिएशन ऑफ अ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी अलाउइंग द अनहिंड्रेड मूवमेंट ऑफ द गुड्स एंड पीपल्स एंड कैपिटल्स। इस ज़ुल्वरीन या कस्टम यूनियन के सेटअप के कारण चाहे लोग हों, चाहे गुड्स हों या कैपिटल हो, वो पूरे स्टेट में कहीं भी मूव कर सकते थे। उनके लिए बार बार टैक्सेस देने की जो इश्यूज थे वो सारे सोसाइटी से हटा दिए गए थे। अब ये कस्टम यूनियन या ज़ुल्वरीन कब सेटअप किया गया है? सो इट वाज सेटअप इन 1834 एंड द इनिशिएटिव वाज टेकन बाय द प्रूशिया, यानी प्रूशिया के द्वारा 1834 में कस्टम यूनियन या ज़ुल्वरीन का सेटअप किया गया था। इससे क्या हुआ? जो
टैरिफ बैरियर्स थे, जो बार बार कस्टम ड्यूटीज लगती थी, वो ख़त्म कर दी गई। उसके बाद जो नंबर ऑफ करेंसीज थी यहाँ पर, वो पहले 30 टाइप ऑफ करेंसीज यहाँ पर चलती थी, 30 तरीके की करेंसीज चलती थी। उन 30 करेंसीज को इन्होंने कम करके नंबर ऑफ करेंसीज सिर्फ 2 रख दी, यानी 2 करेंसीज अब यहाँ पर सिर्फ फॉलो की जाती थी। अब लास्ट लेक्चर में हमने फॉल ऑफ नेपोलियन पढ़ा। नेपोलियन के फॉल के बाद यहाँ पर एक नए एरा का कह सकते हैं शुरुआत हुई थी, क्योंकि जो बॉर्बन डायनेस्टी थी और बाकी देशों ने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को हटा दिया था, उसके बाद उन्होंने अपनी डायनेस्टी को फिर से रीस्टोर किया, और इसी पूरे सिनेरियो को लिए हमने नाम दिया है द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815, क्योंकि 1815 के वाटरलू के वॉर के बाद ही जो बॉर्बन डायनेस्टी थी उसने अपने एम्पायर को फिर से यहाँ पर रीइस्टेब्लिश किया था। तो क्या क्या चेंजेस हुए थे? द फर्स्ट इज कंजर्वेटिज्म डोमिनेट आफ्टर डिक्लाइन ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन के बाद कंजर्वेटिज्म फिर से यहाँ पर रीइस्टेब्लिश हुआ। दे ऑल्सो रीइस्टेब्लिश देयर ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस लाइक द मोनार्की एंड द चर्च टू रिमेन स्ट्रॉन्ग इन द पावर। यानी पुरानी जितनी भी इंस्टीट्यूशंस थे, पुराने जो भी सिस्टम चल रहा था, उन्हीं सारी चीज़ों को फिर से इन्होंने रीइस्टेब्लिश करना शुरू कर दिया था। एफिशिएंट आर्मी एंड स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी मेंटेन्ड। जो पहले सिस्टम उनकी आर्मी का था, जो ब्यूरोक्रेट्स का था, उनके लीडर्स का था, वो सब यहाँ पर रीइस्टेब्लिश किया। एक चीज़ आई थी जो दैट वाज द एबोलिशन ऑफ द फ्यूडल एंड सर्फडम। तो फ्यूडल सिस्टम और सर्फडम जो पहले चल रहा था सोसाइटी में, अब उस सिस्टम को इन्होंने हटा दिया था, उसको एबॉलिश कर दिया था। तो नेपोलियन बोनापार्ट को उसकी गद्दी से या उसके रोल से हटाने के बाद यहाँ पर एक वियना में असेंबली हुई थी, एक वियना की ट्रीटी हुई थी, जिसको हम ट्रीटी ऑफ वियना कहते हैं। दिस वाज आल्सो हेल्ड इन द ईयर ऑफ 1815। अब वियना की ट्रीटी में जो मेजर कंट्रीज थी, दे आर द ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रिया। यही 4 कंट्रीज थी जिन्होंने मिलकर नेपोलियन बोनापार्ट को वाटरलू के वॉर में हराया था। सो दीज पावर कलेक्टिवली डिफेंडेड नेपोलियन एट द विलिंगटन ड्यूरिंग द बैटल ऑफ वाटरलू। इन्होंने मिलकर उसको डिफेंड किया था। एंड आफ्टर दैट उन्होंने एक ट्रीटी ऑफ वियना बनाई, या ट्रीटी ऑफ वियना ऑर्गेनाइज हुई, और जिसको होस्ट किया था ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच ने। ड्यूक मेटरनिच ने इस कांग्रेस को पूरे को होस्ट किया, और उसके बाद किस तरीके से बॉर्बन डायनेस्टी को रीइस्टेब्लिश किया जाएगा, इस पूरी सिचुएशन के बारे में यहाँ पर विचार विमर्श सभी के साथ हुए थे। तो मेजर स्पेसिफिकेशन क्या थे, इम्पैक्ट क्या थे ट्रीटी ऑफ वियना के, उस पर एक बार बात कर लेते हैं। फर्स्ट इज नेपोलियंस पॉलिसीज एंड रूल्स वर अनडन बाय द वियना कांग्रेस। जो भी चेंजेस नेपोलियन ने वहाँ की डायनेस्टी में किए थे, फ्रांस में या इन द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ द फ्रांस, उन सारे चेंजेस को उन्होंने फिर से रिस्टोर कर दिया, फिर से खत्म कर दिया। सेकेंड इज द बॉर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड एज वी एक्सप्लेन्ड अर्लियर। रीऑक्युपाइजेशन ऑफ द टेरिटरीज एनेक्स्ड बाय द नेपोलियन। यानी जिन जिन टेरिटरीज को नेपोलियन ने जीता था, जिन जिन देशों को नेपोलियन ने जीता था, उनको फिर से इन्होंने रिकैप्चर किया। A series of states were set up on the boundaries of the France to prevent expansion. फ्रांस की अलग अलग बाउंड्रीज पर, अलग अलग डिफरेंट कॉर्नर ऑफ द फ्रांस, उन्होंने छोटे इस तरीके से स्टेट्स बना दिए थे, जहां से कंट्रोल कर सकते थे ये पूरे फ्रांस को, और जिन जगहों से ये इस बात को इंश्योर कर सकते थे कि फ्रांस का फ्यूचर में दोबारा से डेवलपमेंट ना हो, या फ्रांस में दोबारा से या फिर से कोई दूसरा नेपोलियन बोनापार्ट जैसा व्यक्ति पैदा ना हो। इसके लिए क्या क्या किया इन्होंने? नीदरलैंड एंड बेल्जियम गिवन द कंट्रोल ऑफ द नॉर्थ का कंट्रोल नीदरलैंड और बेल्जियम को दिया गया। गियना एडेड द पिडमॉन्ट इन द साउथ में गियना को कंट्रोल दिया गया। नॉर्थ का जो कंट्रोल था वो इटली को दिया गया, ऑस्ट्रिया गिवन कंट्रोल ऑफ नॉर्थ टू द इटली। और रशिया ने किसको कंट्रोल दिया था? रशिया गिवन द पार्ट ऑफ पोलैंड इन द ईस्ट, और रशिया ने ईस्ट में पोलैंड का पार्ट इनके कंट्रोल में दे दिया था। तो दीज आर द मेजर बेसिक चेंजेस, और इस मैप के थ्रू हम इन सारे चेंजेस को देख सकते हैं कि क्या उस समय की पॉलिटिकल कंडीशन थी, क्या उस समय की, या कह सकते हैं ज्योग्राफिकल कंडीशन थी।
तो ये रहा आज की लेक्चर के या आज के पार्ट का वीडियो। बाकी के नेक्स्ट पार्ट हम लोग इसी तरीके से अपडेट करते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।